किसान न्याय यात्रा के दौरान डॉक्टर गोपाल कृष्ण पहुंचे भपटियाही, एनडीए सरकार पर किया कड़ा प्रहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीए न्यूज बिहार। राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल कृष्ण कुमार चंदन एवं झंझारपुर के पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव राज्य स्तरीय किसान न्याय यात्रा के तहत सुपौल जिला के भपटियाही पहुंचे, जहां सुपौल जिला के कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का पारंपरिक पाग, माला और बुक्के देकर भव्य स्वागत किया। किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहन यादव एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं का स्वागत किया। इसके बाद सरायगढ़ भपटियाही स्थित शोभा होटल विवाह भवन में सभा आयोजित हुई, जिसमें डॉक्टर चंदन ने मौजूदा एनडीए सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा और किसान की बदतर हाल पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ राजद नेताओं ने शिरकत की, जिसमें पूर्व पिपरा विधायक एवं राजद के राष्ट्रीय सचिव यदुवंश कुमार यादव, राजद जिला अध्यक्ष पंचायती प्रकोष्ठ रौनक कुमार यादव, पूर्व प्रखंड राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश यादव, पूर्व महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष छाया रानी, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव कुमारी मधु यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष सरायगढ़ भपटियाही रामनंदन यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष जियाउद्दीन, जिला महासचिव महादेव यादव, निर्मली किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मानिक यादव, सुपौल किसान प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सफरुद्दीन, देवनारायण यादव, सुशांत कुमार, कृष्ण कुमार यादव, महावीर प्रसाद यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सईदुर रहमान सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल कृष्ण कुमार चंदन एवं सुरेंद्र यादव ने सभा को संबोधित करते हुए किसानों की समस्या और सरकार की उदासीनता पर कड़ा प्रहार किया तथा किसान हित में आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया है। आपने ही किसान न्याय यात्रा यानी किसानों के साथ लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष भारत भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देशन में बिहार के अलग अलग जिलों के अलग अलग मुद्दे हैं। आप चले जाएंगे मोतिहारी तो उधर गन्ना किसानों का समस्या है, सुस्त पर्ची रफ्तार है, घट तौली का है। आप चले जाएंगे इधर किशनगंज तो उधर चाय बगान का अलग समस्या है, कहीं सुखाड़ है, कहीं बाढ़ है। तो अलग अलग जिलों का बिहार विविधताओं में एकता का रहा है हमेशा। अलग अलग जिलों के अलग अलग समस्याओं से रूबरू होने के लिए हम जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, पंचायत कमेटी जो राजद किसान प्रकोष्ठ के हैं उसे हम 1 to 1 होने का कोशिश कर रहे हैं और सारी बातों को जो कलेक्ट होगा, जो नोटेड पॉइंट होंगे किसानों के संदर्भित जो समस्याएं हैं उनको लेकर माननीय आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के समक्ष मैं उनके साथ बैठूंगा और जितना संभव हो सकता है हम लोगों ने वादा, माननीय नेता का विश्वसनीयता इतनी है, लोकप्रियता इतनी है बिहार में कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। किसानों के बीच बहुत बड़ा वादा वो करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व में भी कहा कि बिहार में युवा आयोग का गठन होना चाहिए, युवा आयोग का गठन हो गया, आप लोग जानते हैं। उन्होंने घोषणा किया, उन्होंने कहा दिव्यांगजनों का पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 से 2000 करेंगे। ये नकलची होते हुए 1100 पर आ गए। तो हमारा शुभकामना होता तब कि आप नकल ही करना था तो थोड़ा आगे बढ़ जाते, 1900 कर लेते, 2500 कर लेते, लेकिन ये 1100 पर है। उन्होंने ही कहा था लगातार कि बिहार में नौकरी युवाओं को संभव ही नहीं है। कहाँ से पैसा लाएगा? होटवार से लाएगा, जेल से लाएगा। बात पे क्या क्या नहीं कहा, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का ही आइडिया था। उन्होंने गांधी मैदान में जिन लोगों ने इनकी मुखालफत किया उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। इस उदाहरण को मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत करना इसलिए आवश्यक था कि किसानों के हित में जो भी निर्णय लेंगे, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है, वो निर्णय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लेने जा रहे हैं। तो
वो लोग तमाम आवाम किसानों को बरगलाएंगे ज़रूर, मुझे लगता है। लेकिन किसानों को धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। उनकी विश्वसनीयता केवल और केवल एकमात्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी में बना हुआ है, क्योंकि उनके 17 महीनों में पूर्व में किए गए कार्यों से लोग निश्चित रूप से निश्चिंत हैं, आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं। और किसानों के लिए वो जो घोषणा करेंगे उसकी कुछ वानगी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पूरा रख दूंगा तो उसका कॉपी हो जाएगा। वो ये करने जा रहे हैं कि किसानों के उपयोग में जितनी भी सामग्री आती है कृषक के लिए, कृषि उपयोग में, हार्वेस्टर ले लीजिए, कल्टीवेटर लीजिए, ट्रैक्टर ले लीजिए, पंपिंग सेट ले लीजिए, इन तमाम चीज़ों पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से जो केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय इन तमाम सामग्रियों पर GST 0% था। लेकिन आज कृषक के द्वारा कृषि में उपयोग लाने वाली जो सामग्री है उन पर GST कितना फीसदी है, आप मीडिया के प्रबुद्ध साथी, आपको मालूम है, आप जानते हैं। उनको GST के दायरे से मैं बाहर करवाना चाहूँ। 1 नंबर 2, अब आप देख लीजिए कि छोटे छोटे तमाम चीज़ों पर GST है, कपड़ा पर है, खाना पर है, आटा पर है, तमाम जो गरीबों के उपयोग करने लायक वस्तु है सब लोगों का है उस पर, लेकिन डीजल पर GST नहीं है। क्यों रे भाई, क्या बात है? आप जब तमाम चीज़ों पर GST लगा दिए, डीजल का मैं बता दूं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये प्रधानमंत्री बने थे कि कच्चे तेलों के दामों में, मूल्यों में भारी गिरावट था, उसके बावजूद भी जनता के जेब पर अतिरिक्त बोझ इसलिए डाला गया कि चुनी हुई सरकार को कैसे खरीद फरोख्त करके उसको बनाना। जनता बना देती है सरकार किसी पार्टी को, ये उसको खरीद फरोख्त करके किसी अपने पार्टी में मिला कर अपना कोष, RSS के कोष को भरने का इन्होंने काम किया। और निकल करके भाषण में 15 में तो लगातार कहते थे कि मैं भाग्यशाली प्रधानमंत्री, मेरे बनने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर। आप अगर मान लीजिए कि भाग्यशाली होने का क्रेडिट आपने लिया, तो बेतहाशा महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए ये भी कह देते आकर के मैं अभागा प्रधानमंत्री हूँ, इसको भी आप कह देते। इन्होंने ही कहा था मोतिहारी में कि यहाँ बंद पड़े चीनी मिलों के चाय से चालू करके उसी के चीनी से चाय पी करके दोबारा आऊँगा, तो दोबारा आए, कई बार आ गए। हम लोगों का ध्यान नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर है। मैं उन नेताओं को अवगत कराना चाहता हूं, अपने लोगों को भी, कि हम लोगों का ध्यान जो प्रधानमंत्री का जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने ही वक्तव्य में बोलते आए मोतिहारी, उस पर एक शब्द इन्होंने नहीं कहा। सदन में रोया करता था योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर के कि हमारे जान को खतरा है। जो नेता डर रहा हो कि हमारे जान को खतरा है, हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उस बातों को तोड़ मरोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री कहे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जनता के लिए इतना चिंतित रहते थे कि सदन में रोया करते थे। हमने उस वीडियो को लाया, फैक्ट चेक कीजिए, तो प्रधानमंत्री की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इन्होंने ही कहा था कि 75 वर्षों के बाद पद पर रहना आवश्यक नहीं है, हम लोग का एक संविधान है रिटायरमेंट का और वो बने हुए हैं। और इनकी स्थिति ये हो गई है कि राज्य दर राज्य जाएंगे, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाएंगे। ये चले जाएंगे छत्तीसगढ़, कहेंगे हमारी सरकार बनी तो यहाँ के कृषकों की धान की खरीदगी 3175 रुपये क्विंटल होगा। ठीक है, सरकार बनी, शुभकामना है। सरकार किस प्रकार से बनी उस कसरत में हम ना जाते हुए इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भारत में बिहार है कि नहीं, भाजपा वाले लोगों को बताना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री बिहार के भी हैं कि बिहार को छोड़ करके चुनावी राज्य के हैं? भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य पूरे देश के लिए होगा लागू या बिहार छोड़ करके होगा? जब बिहार छोड़ करके होगा तो 39 सांसद पहले दिया गया, इस बार भी 30-31 सांसद आपको दिया गया है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं। अगर वहाँ के किसानों की धान की खरीदगी 3175 रुपये क्विंटल हो सकता है, तय मानक के हिसाब से हो सकता है, तो बिहार के किसानों की धान की खरीदगी 1700 से 2000 रुपया क्यों? दूसरी बात है कि हम लोग कानून ऐसा चाहते हैं कि बिहार के किसानों के लिए, कि बिहार के किसानों का फसल की खरीदगी अगर बाजार के बिचौलिया तय रेट से कम में अगर कर दिया तो करे कानून हम लोग बनाएंगे।
और उनमें सजा का प्रावधान होगा। यानी अगर उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि मक्के का कीमत 2500 रुपये कुंटल सरकार ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देते हुए निर्धारित किया। बाजार के बिचौलिया अगर उसकी खरीदगी 1900 रुपया में किया तो उस पर कड़ा कानूनी कार्रवाई भी होगा। और आप सबसे बड़ी बात मैं कह दूं कि बिहार को हमेशा सौतेला नज़रों से देखा गया। बिहार के प्रति प्रधानमंत्री, भाजपा और आरएसएस लोगों का बिहार के किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। उसका एक और सबसे बड़ा उदाहरण है, बिहार के किसान जानते भी नहीं होंगे, किसी ने बताने का भी काम नहीं किया होगा, भावांतर स्कीम। भावांतर स्कीम अर्थात जो मूल्य तय होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मान लीजिए कि गेहूं का रेट 2500 रुपये कुंटल है बाजार में और एमएसपी तय हो गया, मौखिक रूप से अभी कानूनी दर्जा मिला नहीं है 300 रुपया, तो 10 कुंटल गेहूं अगर वो बाजार में बेच दिए 25,000 का, तो सरकारी रेट के हिसाब से, एमएसपी के हिसाब से 5,000 रुपया कम रह गया। वो वहाँ से रसीद प्राप्त करेंगे और 5,000 रुपया का रसीद हम चाहते हैं कि यहाँ भी प्रखंड स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, पंचायत स्तर पर जो कृषि पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति हो और 5,000 रुपया जो घाटे में इन्होंने फसल की बिक्री की है किसान, उनको 5,000 रुपया सरकार दे। ये हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ दे रही है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। आप पता करिए तो मध्य प्रदेश आपके लिए प्रिय प्रदेश हो सकता है, बिहार अप्रिय प्रदेश है। बोलना चाहिए इन लोगों को। इन लोगों को किसानी खेती का कोई मालूमात है नहीं। फर्जी किसानों को बुला करके जदयू अपने प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाती है किसान का, भाजपा के लोग फर्जी लोगों को प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाते हैं। हमारा नेता का कभी चुनाव से बहुत लेना देना नहीं रहा। हमारा नेता तेजस्वी यादव जी का कहना है कि महिलाओं का कैसे उत्थान हो, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, किसानों की आय दोगुनी कैसे हो। आप जानिए हमारे नेता कहते हैं तेजस्वी जी, भारत आज़ाद होने के बाद 320% का इजाफा नौकरशाहों के वेतन में हुआ है। आपको भी, आप मीडिया के साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और कृषकों के फसल में जो मूल्यों की वृद्धि हुई मात्र 19%। कैसे रे भाई? अन्नदाताओं को दरकिनार करके और नौकरशाहों के वेतन में इतना वृद्धि, तो उस हिसाब से जिस प्रकार से, जिस द्रुत गति से नौकरशाहों के वेतन में वृद्धि हुई है, 320% से अधिक का इजाफा हुआ है, उसी प्रकार से किसानों के भी फसल के मूल्यों में वृद्धि हो। ये तमाम सारे कानून बने और हम लोग जो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश, ये माननीय तेजस्वी जी, हम तो उनको मुख्यमंत्री जानते हैं। जनता ने निर्वाचित उनको मुख्यमंत्री के रूप में 2020 में कर दिया। वो हमारे हिसाब से बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपने देखा होगा चुनाव परिणाम को धीमा करके हमारे कई प्रत्याशियों को, किसी को 12 मत से, किसी को 14 मत से, किसी को 150 मत से किस प्रकार से हराया गया, आप लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग तमाम लोग किसान भाइयों से अपील करेंगे, किसान जातियों में विभक्त होकर के 2025 के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो ये अंतिम लड़ाई है। फिर किसान, आप किसान भाई, बिहार के किसान भाई मजदूर बनने को विवश ही नहीं बल्कि मजदूर भी ना रह पाएंगे। आप समझ लीजिए, एनसीआरबी का डेटा मेरा नहीं है। एनसीआरबी का नियंत्रण केंद्र और राज्य की सरकारें करती है। वो कह रहा है कि भारत के तमाम किसानों की जो आय है, आमदनी है, वो 27 रुपया प्रतिदिन है। जबकि पारिवारिक संवैधानिक जो संख्या है, संविधान के हिसाब से 1-2 लोगों का संख्या है। 2 अगर पति पत्नी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 अगर भाई में अकेले हैं तो 2 वयोवृद्ध माँ है। तो माँ और पिता वयोवृद्ध होने के कारण उनके चिकित्सा का ख्याल 27 रुपया में कैसे रखा जाएगा। और छोटे छोटे 2 पुत्र हैं, उनके पठन पाठन के कार्यों में उनके शिक्षा का ख्याल कैसे रखा जाएगा। 27 रुपया में एक दूध का बोतल भी मिलने वाला है क्या? एक साबुन भी मिल जाने वाला है क्या? किसान कैसे जी रहे हैं भारत में। और ये प्रधानमंत्री के पुराने वक्तव्यों को देखिए और वर्तमान में प्रधानमंत्री बदले हुए प्रधानमंत्री हैं। भोली भाली भारत के, बिहार समेत भारत के किसानों के को ठग करके प्रधानमंत्री ये लोग बन गए। और मैं बता देना चाहता हूँ, किसान जो है संगठन, वो देश का सबसे बड़ा संगठन है। ये वही किसान संगठन है जिसके सामने प्रधानमंत्री, ऐसे तनाशाह प्रधानमंत्री जिसको किसी दल ने झुकाने का काम नहीं किया, लेकिन किसान संगठन ने उसको झुका दिया, अपने फैसले पर पीछे हटने को मजबूर किया। न केवल मजबूर किया बल्कि उन्होंने कहा कि हम तीनों काला कानून वापस के साथ साथ 700 से अधिक किसानों की हुई शहादत को मैं शहीद का दर्जा दूंगा। अपने वादों से मुकरे,
शहीद का दर्जा नहीं दिया उनको। इन्होंने कहा था 5 जुलाई 2022 को इन्होंने एमएसपी के लिए कमेटी गठित की, चूँकि एमएसपी C2+50 जो है वो सबसे ऊपर सूची में शुमार है किसानों की भलाई को लेकर के। और हम तो स्वामीनाथन जी ने तो यहाँ तक कहा था कि जो फल और सब्जी आम आवामों के थाली से गायब है क्योंकि उसकी खेती नहीं हो पा रही है, उसमें फ़ायदा नहीं किसानों को हो पा रहा है, उन संदर्भों में C2+75 अर्थात संपूर्ण लागत का 2.25 गुना चाहिए। तो इन सब विषयों को लेकर के हम किसानों के जहन में डालने का काम कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यकीन मानिए कि राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ा है। चुनाव से हमारे नेता का कोई लेना देना नहीं है, किसानों के भलाई से हमारे नेता का लेना देना है। नेता हमारा कहते हैं सत्ता रहे सत्ता नहीं रहे, लेकिन आम आवाम किसान गरीबों के लिए हमें जान की भी कुर्बानी बारंबार देनी पड़ेगी, तो मैं दूंगा और इनकी लड़ाई को लड़ूंगा। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष के दिशा निर्देशन में बिहार के हम तृतीय चरण के करीब तृतीय चरण के 5वें जिले के रूप में उस कड़ी में मेरा आगमन हुआ है और हम इन लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इनसे रूबरू होने के पश्चात उनके साथ बात करूंगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, जिस संदर्भ में सवाल हो, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा, लोगों में भारी उत्साह और लोगों के मन में इस सरकार को बदलने का जज्बा है और लोग उत्साहित हैं जो हमको कब चुनाव आ जाए जिससे कि हम इस सरकार का समाप्ति करें। और इस बार ऐसा जन आक्रोश ऐसा लोगों में है जो किसी भी कीमत पर इस बार सरकार को नहीं बनने देगी और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार को बनना तय है।